प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 का जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं डेट इज आर्टिकल नंबर 8.7 इंटरफेरोमीटर। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, इसके साथ साथ स्पेस टाइम के बारे में भी कुछ देखा था और ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं ये भी देखा था। और इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, प्रोपिगेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट, इन तमाम कंसेप्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं अटेंड किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। इंटरफेरोमीटर को स्टडी करने से पहले ग्रेविटेशनल वेव्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल वेव्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, यानी कि स्पेस टाइम की फैब्रिक में रिपल्स का जनरेट होना। जैसे कि यहां पर मान लो ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, ये दूसरा न्यूट्रॉन स्टार है, ये दोनों एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, ये इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है, ये इस तरीके से ऑर्बिट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के अराउंड जब ऑर्बिट कर रहे हैं तो यहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, यानी रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम ड्यू टू दी वायलेंट कॉस्मिक इवेंट इन द स्पेस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हम किसी पानी के टब में एक छोटा सा पत्थर फेंके तो वहां पर रिपल्स जनरेट होते हैं जिनको हम वाटर वेव्स कहते हैं। सिमिलरली यहां पर जब स्पेस टाइम में वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स अकर होते हैं जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स का ऑर्बिट करना, इन तमाम फिनोमेना की वजह से स्पेस टाइम में रिपल्स जनरेट होते हैं जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ना है। आपकी बुक में जिस इंटरफेरोमीटर को डिस्कस किया गया बेसिकली वो LIGO इंटरफेरोमीटर है जिसके जरिए हम इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। देखो यहां पर स्पेस में कोई भी इवेंट हो रहा है, स्पेस टाइम में रिपल्स जनरेट हुए यानी ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हुई है। अब इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना है तो इनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज इंटरफेरोमीटर। और LIGO इंटरफेरोमीटर की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज में से एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि यूएसए में लोकेटेड है। तो आज उसी LIGO इंटरफेरोमीटर को हमने डिस्कस करना है और वो LIGO इंटरफेरोमीटर बेसिकली क्या करता है, इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का बेसिक मेथड क्या है? मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क करता हूं और एक पॉइंट यहां पर मार्क करता हूं स्पेस टाइम में। यहां पर जब ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोपेगेट होंगी, ये आउटवर्ड ट्रैवल करेंगी, तो इन दो पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, मामूली से चेंज होगा इस स्पेस टाइम में रिपल्स के जनरेट होने की वजह से। तो अगर मैं ये डिटेक्ट कर लूं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज हुआ है तो वहां से मुझे मालूम हो सकता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हुई है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जब प्रोपेगेट करेंगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें मामूली सी चेंज आएगी और वो जो एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज है अगर मैं उसको डिटेक्ट कर लूं तो वहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हो जाएंगी, डिटेक्ट हो जाएंगी। तो LIGO इंटरफेरोमीटर भी बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां तक आपको समझ आया कि हमने इंटरफेरोमीटर को डिस्कस करना है। देखो अगर हम नॉर्मल इंटरफेरोमीटर की बात करें जो कि कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर या फिर क्लासिकल इंटरफेरोमीटर है जिसको हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं, वो भी बेसिकली डिस्टेंस में स्मॉल चेंजेस को ही डिटेक्ट करता है, उनको मेजर करता है, यानी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करता है। लेकिन जो LIGO इंटरफेरोमीटर है जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल चेंजेस इन डिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहां से फिर इंटरफेरोमीटर की मैं एक आसान सी डेफिनेशन लिख सकता हूं। An interferometer is an optical instrument that is used to detect gravitational waves। जाहिर है ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी बुक में जिस इंटरफेरोमीटर की बात की गई है दैट इज बेसिकली LIGO इंटरफेरोमीटर जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी है
और ये क्या करता है, ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट करता है। इट इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिटेक्टिंग डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लेजर। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लेजर पर ऑपरेट करता है। और लेजर क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एल से बनता है लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन और आर से रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको हम आगे चलकर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे लेजर के बारे में, लेकिन यहां तक आपने इतना याद रखना है कि लेजर लाइट की इंटरफेरेंस से हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। एल से लेजर, आई से इंटरफेरोमीटर, जी से ग्रेविटेशनल वेव्स और ओ से ऑब्जर्वेटरी, यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये क्या करता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है और इसमें बेसिकली लेजर लाइट यूज होती है, इसी वजह से हम इसको लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। LIGO इज हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स ग्रेविटेशनल वेव्स। जाहिर है इससे हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग एक्सट्रीमली स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स यूजिंग लेजर लाइट। अब LIGO इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, बेसिकली मिरर्स होते हैं और जब ग्रेविटेशनल वेव्स पास करती हैं तो मिरर्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज होता है। उस स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस को डिटेक्ट कर लिया जाता है जहां से ये मालूम होता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स ऑरिजिनेट हुई हैं या फिर ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो पास आउट हुई हैं। These small changes occur due to the passage of gravitational wave through detector, यानी डिटेक्टर में से जब ग्रेविटेशनल वेव्स पास करती हैं तो ये स्मॉल चेंजेस अक्कर होती हैं डिस्टेंस में। तो यहां तक आपको LIGO इंटरफेरोमीटर की बेसिक डेफिनेशन समझ आ चुकी है। बेसिकली ये क्या है, एक ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लेजर। अब LIGO इंटरफेरोमीटर और कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर में क्या डिफरेंस है, देखो जो कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर है जिसको हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं वो भी स्मॉल चेंजेस इन डिस्टेंस को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है। ये भी स्मॉल चेंजेस इन डिस्टेंस को मेजर करता है, लेकिन फिर इनमें डिफरेंस क्या है। देखो LIGO एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। तो यहां पर हमने ये हेडिंग लगाई है मेन डिफरेंसेस बिटवीन LIGO एंड कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज डिफरेंस इन साइज। जो कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर है जिसको हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं वो एक छोटा सा इंटरफेरोमीटर होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन LIGO इंटरफेरोमीटर इट इज अ वेरी बिग डिवाइस जो कि 1000 टाइम्स लार्ज होती है कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर से। आगे चलकर जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि 1000 टाइम लार्जर क्यों होता है कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर से। दूसरा डिफरेंस है डिफरेंस इन लाइट सोर्स। जो नॉर्मल इंटरफेरोमीटर है जिनको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं उनमें जो लाइट यूज होती है वो नॉर्मल लाइट होती है, जबकि यहां पर LIGO इंटरफेरोमीटर में जो लाइट यूज होती है दैट इज लेजर लाइट और वो भी पावरफुल लेजर लाइट होती है। तो दीज आर बेसिक टू डिफरेंस। सबसे पहला क्या है, डिफरेंस इन साइज, दूसरा क्या है, डिफरेंस इन लाइट सोर्स। अब चलते हैं LIGO इंटरफेरोमीटर को प्रॉपर्ली समझते हैं। देखो सबसे पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा। यहां पर LIGO इंटरफेरोमीटर की डायग्राम को आपने बहुत ही डिटेल में समझना है क्योंकि ये डायग्राम ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स पेपर में डायग्राम में मिस्टेक कर देते हैं। अब इस डायग्राम में यहां पर ही मैंने खाली स्पेस छोड़ी है, यहां पर मैं आपको प्रॉपर्ली अभी रेज ड्रा करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको ऐसे ही लाइंस की फॉर्म में ड्रा कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। वहां पर फिर क्या होता है, आपको डायग्राम के मार्क्स ही नहीं मिलते क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। और अगर आपकी डायग्राम गड़बड़ हुई, स्पेशली जहां पर जो एरोज हैं उनको अगर आपने रॉन्ग बना दिया तो वहां पर डायग्राम पे सीधा क्रॉस लग जाता है और आपको डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं मिलते। और याद रखें जिस लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम होती है ना, अगर डायग्राम आपने रॉन्ग बनाई हुई है तो वहां पर फौरन एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है, क्योंकि अगर आपको अच्छे तरीके से आर्टिकल समझ होगा तो आप डायग्राम को 100% करेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर बेसिकली इस डायग्राम को आपने समझना है। इसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रा करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके किस तरह ये लेजर लाइट एंटर होती है, फिर किस तरीके से यहां पर इन मिरर्स में ये रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, उस सारे को डिटेल में समझते हैं। यहां पर बेसिकली ये एक लेजर लाइट है, इसको मैं लेजर लिख देता हूं, और ये पावर रिसाइकलिंग मिरर है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि पावर रिसाइकलिंग मिरर का क्या मतलब है। सबसे पहले डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। दिस इज पावर रिसाइकलिंग मिरर, इसको क्या लिखेंगे, पावर रिसाइकलिंग मिरर। अब यहां पर इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि इसको हम रिसाइकलिंग मिरर क्यों कहते हैं, तो इसका प्रॉपर आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ यहां पर दिस इज इनपुट मिरर, इसको हम कहते हैं इनपुट मिरर, और यहां पर इसको कहते हैं एंड मिरर,
ये जस्ट इनके नेम्स हैं, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इनके ये नाम क्यों हैं। उसके बाद यहां पर ये भी इनपुट मिरर है और ये एक एंड मिरर है, और इसी के साथ साथ ये बीम स्प्लिटर है। इसको हम कहते हैं बीम स्प्लिटर, जो कि बीम को स्प्लिट करता है। इसको हम कहते हैं सिग्नल रिसाइकलिंग मिरर। ये वाला जो मिरर है इसको कहते हैं सिग्नल रिसाइकलिंग मिरर। और ये फोटो डिटेक्टर है जिससे लाइट को डिटेक्ट किया जाता है। दिस इज फोटो डिटेक्टर। अब यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। लेजर लाइट से लाइट निकलेगी और पावर रिसाइकलिंग मिरर पर जाकर फॉल होगी। क्या होगा बच्चों? लेजर लाइट से लाइट निकलेगी, यहां पर लेजर लाइट की सोर्स से लाइट निकलेगी और कहां पर आकर फॉल होगी? यहां पर पावर रिसाइकलिंग मिरर पर। आगे चलकर मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि इसको पावर रिसाइकलिंग मिरर क्यों कहते हैं। बट यहां पर ये जो मिरर है इसमें से लाइट पास भी होगी और इसके साथ साथ रिफ्लेक्ट भी होगी। अब आप कहेंगे सर मिरर वो जो शीशा होता है उसमें से तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पास तो नहीं होती। लेकिन वो एक नॉर्मल मिरर है, इनको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मिरर्स। इनमें से लाइट ट्रांसमिट भी हो सकती है और इसके साथ साथ ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं। ये स्पेशल मिरर्स होते हैं जिनको हम डाई इलेक्ट्रिक मिरर्स भी कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि लेजर लाइट यहां से ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिट होकर किधर जाएगी? ट्रांसमिट होकर ये सीधी बीम स्प्लिटर पर जाके पड़ेगी। अब बच्चों ये जो बीम स्प्लिटर है बेसिकली ये क्या करता है? बीम को स्प्लिट करता है। मान लो दिस इज बीम स्प्लिटर, इस तरीके से हमने कुछ ड्रा किया हुआ है, ये बीम स्प्लिटर है। बीम स्प्लिटर का काम ये होता है कि वो बीम को स्प्लिट कर दे। पीछे से एक बीम आ रही है उसको दो बीम्स बना दे। देखो यहां पर ये एक बीम आ रही है। बीम स्प्लिटर बेसिकली 50% रिफ्लेक्टिव होता है और 50% ट्रांसपेरेंट होता है, यानी 50% ट्रांसमिट करता है और 50% रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब है 50% ट्रांसमिट होगी और 50% रिफ्लेक्ट होगी। यहां पर ये बीम गई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और यहां से ट्रांसमिट भी हुई। एक बीम थी बट वो दो में कन्वर्ट हो गई। यहां पर भी बीम स्प्लिटर क्या करेगा? ये एक बीम गई, इसको इधर भी भेजेगा और इसके साथ साथ इसी बीम को इधर भी भेजेगा। यहां तक आपको समझ आ चुका है। लेजर से बीम निकली और इसके बाद पावर रिसाइकलिंग मिरर में से पास होकर किधर गई? इस बीम स्प्लिटर पर पड़ी। बीम स्प्लिटर ने बीम को स्प्लिट कर दिया, एक बीम को इधर भेज दिया वाई वाली आर्म में और एक को इधर भेज दिया एक्स वाली आर्म में। ये बेसिकली एक्स आर्म ऑफ इंटरफेरोमीटर है और ये वाई आर्म ऑफ इंटरफेरोमीटर है, यानी ये इसका एक्स वाला बाजू है और ये इसका वाई वाला बाजू है, एक्स आर्म एंड वाई आर्म। अब यहां पर देखो बच्चों, ये इनपुट मिरर है। यहां से जब ये लाइट वाई आर्म में जाएगी तो यहां से इस मिरर में से पास होगी। मैंने आपको बताया कि ये डाइलेक्ट्रिक मिरर में से पास हो सकती है। यहां से पास होकर जाएगी और इस एंड मिरर तक जाकर पहुंचेगी। अब ये जो एंड मिरर है ये 99.999% रिफ्लेक्टिव होता है, यानी इसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती बल्कि इसमें से सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहां पर क्या होता है? यहां से लाइट गई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां से वापस आई, यहां पर फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, यानी लाइट इसमें ऐसे ऐसे बाउंस बैक होती रहती है। क्योंकि यहां पर इस इनपुट मिरर में से कुछ ट्रांसमिट भी हो सकती है, तो यहां पर जब आएगी तो यहां से ट्रांसमिट होकर ये कुछ नीचे भी पहुंचेगी इस तरीके से। अब बच्चों जब ये नीचे पहुंचेगी तो यहां पर भी क्या होगा? आगे बीम स्प्लिटर है, बीम स्प्लिटर क्या करेगा? फिर टू बीम्स में सेपरेट कर देगा। अब यहां पर टू बीम्स में कैसे स्प्लिट होगी? एक तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से और एक वापस यहां पर इस तरीके से आ जाएगी। अब देखा मैंने डिफरेंट कलर्स इसीलिए चूज किए थे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कट मार्कर लेके एक लाइन यहां से ड्रा की, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, लेकिन बेटा वो बिल्कुल गलत है। आपने यहां पर बीम्स को सेपरेटली शो करना है डिफरेंट कलर से। ब्लैक और ब्लू कलर आप यूज कर सकते हैं। कुछ बीम्स आप ब्लैक मार्कर से ड्रा कर दें, कुछ ब्लू मार्कर से ड्रा कर दें, कुछ आप पेन से ड्रा कर दें, तो वहां पर इनमें डिफरेंस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? देखो जो इस वाई वाली आर्म में जा रही थी उसकी तो हमने बात कर ली। अब जो एक्स वाली आर्म में जा रही है उसकी बात करते हैं। यहां पर जाएगी, इस इनपुट मिरर में से ट्रांसमिट होगी। यहां पर ये वाला एंड मिरर भी क्या है? 99.999% रिफ्लेक्टिव है, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगी, यानी इसमें भी ऐसे ऐसे बाउंस बैक होती रहेगी क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टिव है, ये भी रिफ्लेक्टिव है, ऐसे ऐसे इसमें बाउंस बैक होती रहेगी। लेकिन हमने पहले ये कहा है कि इनपुट मिरर में से ट्रांसमिट भी हो सकती है, तो यहां पर जब ट्रांसमिट होकर आगे जा सकती है तो उधर से ट्रांसमिट होकर इधर भी तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये लाइट यहां से
इसमें से निकलेगी और इधर भी आएगी, और यहां से निकलकर किधर जाएगी, इधर जाएगी कुछ इस तरीके से, और इसके साथ ये ट्रांसमिट भी होगी, यानी कि यहां पर रिफ्लेक्ट भी होगी और यहां पर ट्रांसमिट भी होगी। अब यहां पर जो सिग्नल रिसाइकलिंग मिरर में बीम्स पहुंच रही है वो 2 बीम्स पहुंच रही हैं, ये यहां पर आके इंटरफियर होती हैं, और वो जो फाइनल बीम है उसको हम फोटो डिटेक्टर से क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से फोटो डिटेक्टर में क्या हो जाती हैं, डिटेक्ट हो जाती हैं। तो यहां पर इस डायग्राम को आपने कुछ इस तरीके से बनाना है। अब ये एरोज आपको समझ आ गए, यहां से लेजर से लाइट बीम निकली, जाके बीम स्प्लिटर पर फॉल हुई, बीम स्प्लिटर ने इसको ट्रांसमिट भी किया, रिफ्लेक्ट भी किया, रिफ्लेक्ट करके इधर गई, यहां से बाउंस बैक हुई, यहां से फिर वापस आई बीम स्प्लिटर की तरफ, बीम स्प्लिटर ने नीचे भी भेजा और इधर रिफ्लेक्ट भी किया। इसके साथ साथ जो एक्स आर्म में जा रही थी वहां से भी वापस आई, वापस आके यहां पर रिफ्लेक्ट भी हुई और ट्रांसमिट भी हुई। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो मिरर है, लाइट हर तरफ से घूम फिर के इस मिरर के पास आ रही है और ये फिर अगेन से रिफ्लेक्ट करके भेज रहा है, यानी ये अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्ट कर रहा है। सारे सिस्टम में से घूम के इसके पास पहुंची, इसने वापस सिस्टम को दे दी। इसका मतलब है कि यहां पर इस मिरर में लाइट रिसाइकल हो रही है, रिसाइकल हो रही है। एक साइकिल कंप्लीट करके आई, फिर से इसने रिफ्लेक्ट कर दी, साइकिल कंप्लीट करके आई, फिर से इसने रिफ्लेक्ट कर दी। इसका मतलब है कि ये रिसाइकलिंग मिरर है। जब ये बार बार लाइट को रिसाइकल कर रहा है, इसी वजह से हमने इसको कहा है पावर रिसाइकलिंग मिरर। अब यहां पर बेसिकली होता क्या है, ये जो लेजर लाइट है ये बेसिकली 200 वाट के राउंड अबाउट होती है, लेकिन यहां पर बार बार इस पावर रिसाइकलिंग मिरर की रिफ्लेक्शन की वजह से जो इन मिरर्स में लाइट की पावर रहती है वो ऑलमोस्ट 750 किलोवाट तक हो जाती है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं पावर रिसाइकलिंग मिरर, क्योंकि यहां पर लेजर लाइट की पावर इंक्रीज हो जाती है। अभी हमने ये कहा है कि इस पार्ट में लाइट बाउंस बैक होगी, बार बार रिफ्लेक्ट होगी। देखो ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, यहां पर बार बार बाउंस बैक होगी, यहां पर भी बार बार बाउंस बैक होगी। अब ये जो आइडिया था ना कि 2 मिरर्स लगाओ और वहां पर लाइट बाउंस बैक हो, यानी इन 2 मिरर्स के दरमियान ट्रैप हो जाए, ये आइडिया बेसिकली 2 साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक का नाम फैब्री था और एक का नाम पैरेट था। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया था कि लाइट को इस तरीके से 2 मिरर्स के दरमियान ट्रैप करके आप डिस्टेंस में स्मॉल चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया वहीं से लिया गया है। इसी वजह से यहां पर इस कैविटी को नाम दिया जाता है फैब्री पैरेट कैविटी। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? फैब्री पैरेट कैविटी। इसको फिर मैं भी कह देता हूं फैब्री पैरेट कैविटी। सिमिलरली यहां पर ये जो मिरर्स के दरमियान लाइट ट्रैप हुई है, यानी यहां पर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी फैब्री पैरेट कैविटी। क्योंकि ये वाई आर्म है, ये एक्स आर्म है, दोनों सिमिलर है, तो इसको हम क्या कह देंगे फैब्री पैरेट कैविटी। क्योंकि ये भी वही है तो इट इज आल्सो फैब्री पैरेट कैविटी। अब यहां पर हमने इन मिरर्स को इनपुट मिरर क्यों कहा है? देखो बच्चों, ये जो फैब्री पैरेट कैविटी है इसमें लाइट कहां से एंटर हो रही है? यहां से, इस मिरर से एंटर हो रही है। इसी वजह से हमने इसको इनपुट मिरर कहा है। और यहां पर इस मिरर से सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी वजह से इसको एंड मिरर कहा है। ये वाली फैब्री पैरेट कैविटी और ये वाली फैब्री पैरेट कैविटी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं। और यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसको ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर तक एडजस्ट किया जाता है, और 4 किलोमीटर काफी सारा डिस्टेंस है। इसी वजह से हमने लिखा था कि जो LIGO इंटरफेरोमीटर है ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बिगर है देन दी कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर। अब यहां पर ये जो 4 किलोमीटर की कैविटी है इसमें ये लाइट ऑलमोस्ट 300 टाइम रिफ्लेक्ट होती है। देखो जब 300 टाइम रिफ्लेक्ट होगी 4 किलोमीटर में, तो फिर ओवरऑल डिस्टेंस कितना बन जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 300 यानी कि 1200 किलोमीटर। लेकिन फिजिकली तो 1200 किलोमीटर पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से यहां पर फैब्री पैरेट कैविटी को यूज किया गया ताकि लाइट बार बार रिफ्लेक्ट हो और 1200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को अचीव किया जा सके। तो यहां पर इसी वजह से फैब्री पैरेट कैविटी को यूज किया गया है। ये डायग्राम अब आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। अब चलते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमने यहां पर मार्क किए हैं, जैसे कि लेजर है, जैसे कि PRM यानी पावर रिसाइकलिंग मिरर है। इन सबको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इंटरफेरोमीटर। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? लेजर। लेजर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? लेजर लाइट प्रोड्यूस करेगा। स्टेबल एंड हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है पावर रिसाइकलिंग मिरर। Power recycling mirror continuously reflects the laser light that is already passed through the instrument back into the interferometer.
फॉर दिस रीजन द टर्म रिसाइकलिंग इज यूज्ड। यहां पर ही मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पावर रिसाइकलिंग मिरर क्या कर रहा है, अगेन से लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। देखो यहां से गई थी, ये सारा प्रोसेस होने के बाद यहां पर वापस आ रही है ये लाइट, देखो ब्लू वाली बीम वापस आई, व्हाइट वाली बीम भी वापस आई, अगेन से ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, दोबारा से सिस्टम में जाएंगी। तो इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, रिसाइकलिंग मिरर। यानी ये जो लाइट गई थी ये दोबारा से वापस आई है, इसने वापस भेज दी है, यानी क्या हो रहा है, यहां पर रिसाइकलिंग हो रही है, लाइट रिसाइकल हो रही है। इसी वजह से हमने यहां पर टर्म रिसाइकलिंग यूज की है। नेक्स्ट है बीम स्प्लिटर। द बीम स्प्लिटर डिवाइड्स द लेजर बीम इनटू टू परपेंडिकुलर बीम्स। यानी कि बीम स्प्लिटर क्या करता है, लेजर बीम को टू परपेंडिकुलर बीम में डिवाइड कर देता है। जैसे यहां पर ये लेजर बीम जा रही थी, इसको इधर और इधर डिवाइड कर दिए, अब ये वाली बीम और ये वाली बीम आपस में परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहां पर देखो ये वाली बीम आ रही थी, इसको रिफ्लेक्ट किया, ट्रांसमिट किया, अब ये वाली बीम और ये वाली बीम अगेन से आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि बीम स्प्लिटर एक बीम को टू परपेंडिकुलर बीम्स में स्प्लिट कर देता है। फोर्थ है मिरर्स। मिरर क्या करते हैं, बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये बात लिखी है, द मिरर्स रिफ्लेक्ट द बीम्स एंड फॉर्म टू परपेंडिकुलर आर्म्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर। यानी मिरर क्या करते हैं, बीम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और टू आर्म्स बनाते हैं, जिनमें से ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये फेब्रिपेरेट कैविटी, ये एक्स आर्म, ये वाई आर्म, टू परपेंडिकुलर आर्म्स बनाते हैं। और ये कौन बना रहा है, मिरर ही फॉर्म कर रहे हैं। ये मिरर है, यहां से लेजर भेजेगा, वहां से रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्ट 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 रिफ्लेक्ट, यानी कि एक आर्म, ये दूसरी आर्म। तो इस तरीके से टू परपेंडिकुलर आर्म्स बन जाती हैं। फिफ्थ है फेब्रिपेरेट कैविटी। फेब्रिपेरेट कैविटी में क्या है, बेसिकली टू मिरर्स हैं। टू मिरर्स क्या थे, फेसिंग ईच अदर, यानी एक मिरर इधर था, एक मिरर इधर था, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आई थी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई थी, यानी ऐसे 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 रिफ्लेक्ट हो रही थी उस कैविटी में ही। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इफेक्टिव पाथ लेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीज हो रहा था। यानी वहां पर मैंने आपको बताया कि पाथ तो 4 किलोमीटर था, लेकिन बार बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से, क्योंकि 300 टाइम्स रिफ्लेक्ट हुई है, तो ओवरऑल पाथ कितना बन जाएगा, 1200 किलोमीटर, जो कि एक बहुत बड़ा पाथ है। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि ये इंक्रीज कर देता है इफेक्टिव पाथ लेंथ ऑफ द लाइट को। नेक्स्ट है फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर्स मेजर दी रिटर्निंग बीम्स एंड डिटेक्ट वेरी टाइनी फेज शिफ्ट्स इफ प्रेजेंट। यहां पर ये फोटो डिटेक्टर है, ये क्या करता है कि जो बीम यहां पर आई है उसको डिटेक्ट करेगा, यानी कि जो भी लाइट बीम फोटो डिटेक्टर पर फॉल होगी उसको डिटेक्ट कर लेगा। बेसिकली यहां पर ये टू बीम्स थी, एक बीम कहां से आ रही थी, एक्स वाली आर्म से रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पर आ रही थी, और दूसरी बीम ये वाली थी जो हमने ब्लू से ड्रा की है, ये वाई वाली आर्म से आ रही थी। यानी एक्स वाली आर्म से और वाई वाली आर्म से जो बीम्स आ रही थी वो यहां पर आके इंटरफेयर हो रही थी, और ये जो इंटरफेयर हो रही थी उनको हमने फोटो डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया है। बेसिकली यहां पर होता इस तरीके से है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है नॉर्मल केसेस में, तो फोटो डिटेक्टर कुछ भी डिटेक्ट नहीं करता। लेकिन जब ग्रेविटेशनल वेव्स पास करती हैं तो इसको एडजस्ट इस तरीके से किया जाता है कि जो स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग होगी, देखो क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ स्पेस टाइम। यहां पर अगर ये पार्ट स्ट्रेच करेगा तो ये स्क्वीज करेगा, अगर ये स्ट्रेच करेगा तो ये स्क्वीज करेगा। इसको एडजस्ट ही इस तरीके से किया जाता है कि अगर एक आर्म स्ट्रेच हो तो दूसरी आर्म स्क्वीज, अगर ये स्ट्रेच हो तो ये वाली स्क्वीज होगी। तो यहां पर स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग की वजह से ये जो वेव्स आ रही है, यानी लाइट रेज आ रही हैं, इनमें फेज शिफ्ट होगा। जब फेज शिफ्ट होगा तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी, क्योंकि पहले नॉर्मल केस में तो डिस्ट्रक्टिव हो रही थी, लेकिन जब ग्रेविटेशन वेव्स पास करेंगी यहां पर स्ट्रेच स्क्वीज होंगी, फेज शिफ्ट आएगा। फेज शिफ्ट आने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लग जाएगी, यानी इन टू बीम्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लग जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा फोटो डिटेक्टर पर, जिससे हमें यह मालूम हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स पास हुई हैं। इसी वजह से हमने लिखा है कि फोटो डिटेक्टर मेजर्स द रिटर्निंग बीम, यानी वो रिटर्निंग बीम को डिटेक्ट करता है और जो फेज शिफ्ट होता है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वहां पर इंटरफेरेंस हो रही है। अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो मालूम हो जाएगा कि वहां पर फेज शिफ्ट आया, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रक्टिव हो रही थी। अगर वहां पर कंस्ट्रक्टिव होगी तो लाजमी तौर पर कोई ना कोई फेज शिफ्ट हुआ है। सेवंथ है आर्म कैविटीज। द आर्म कैविटीज एनहांस द लेजर लाइट एंड दस इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इंटरफेरोमीटर। यानी वो जो आर्म कैविटीज थी, फेब्रिपेरेट वाली कैविटीज, वो क्या कर रही थी, लेजर लाइट को एनहांस कर रही थी, क्योंकि वहां पर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो ओवरऑल सेंसिटिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि इफेक्टिव पाथ इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ इंटरफेरोमीटर, कि जो LIGO इंटरफेरोमीटर है ये वर्क किस तरीके से करता है। स्प्लिटिंग ऑफ लेजर बीम। अ लेजर बीम इज फर्स्ट स्प्लिट इनटू टू परपेंडिकुलर बीम्स, ईच ट्रेवलिंग अलोंग टू आइडेंटिकल पाथ्स नोन एज आर्म्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया,
लेजर बीम यहां से गई, पावर रिसाइकलिंग मिरर में से पास हुई, यहां पर आकर क्या हो गया कि ये बीम स्प्लिट हो गई, इधर भी गई इधर भी गई, यानी इस आर्म में भी गई और इस आर्म में भी गई। तो यहां पर हमने यही कहा है कि बीम स्प्लिटर क्या करेगा, बीम को स्प्लिट कर देगा और किधर किधर भेजेगा, टू आइडेंटिकल पाथ्स में, यानी आर्म्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर में उनको भेजेगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ बीम्स। द बीम्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर्स प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ ईच आर्म। देखो यहां पर इस आर्म के एंड पर भी हमने मिरर प्लेस किया, इस आर्म के एंड पर भी मिरर प्लेस किया, यहां से भी रिफ्लेक्ट बैक हुई लेजर लाइट, यहां से भी रिफ्लेक्ट बैक हुई। तो इसी बात को हमने यहां पर लिखा है, द बीम्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर्स प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच आर्म एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे आर रिकम्बाइंड। और दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर भी आ रही है। देखो बच्चों, यहां पर ये बीम यहां से गई थी, इधर गई, इस आर्म में चली गई, इस आर्म में भी चली गई। अब हम बात करें रिफ्लेक्शन एंड रिकम्बिनेशन की, यानी वो बीम्स जो रिफ्लेक्ट हुई हैं। देखो यहां से भी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, यहां से भी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही थी ब्लू वाली, देखो वो भी स्टार्ट पर आ गई है, और यहां से जो रिफ्लेक्ट हुई है ये व्हाइट वाली, ये भी स्टार्ट में आ गई है, यानी स्टार्ट पर आके दोबारा से ये रिकम्बाइन हो रही है। तो हमने यही बात की है, रिफ्लेक्शन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ बीम, यानी कि दोनों मिरर से वो रिफ्लेक्ट हुई एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे आर रिकम्बाइंड, और दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आती है जहां पर वो रिकम्बाइन हो जाती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। अब जब ग्रेविटेशनल वेव्स पास होंगी उन आर्म्स में से तो फिर क्या होगा। देखो अभी तक हमने देखा है कि बीम स्प्लिटर ने स्प्लिट करके एक इस आर्म में भेज दी और एक इस आर्म में भेज दी, दोनों आर्म्स में चली गई, यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई, यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई, वापस आके रिकम्बाइन हो गई, रिकम्बाइन हो गई। अब हमने देखना यह है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जब उन आर्म्स में से पास होंगी तो फिर क्या होगा। व्हेन ए ग्रेविटेशनल वेव्स पासेस थ्रू द इंटरफेरोमीटर इट कॉजेज अ स्मॉल डिस्टर्बेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। देखो जब पास होगी ना तो यहां पर ये जो इन मिरर्स के दरमियान डिस्टेंस है ये चेंज होगा। अगर यहां पर ये स्ट्रेच होंगे तो यहां पर ये स्क्वीज होंगे, अगर ये स्क्वीज होंगे तो ये स्ट्रेच होंगे, यानी डिस्टेंस कुछ इस तरीके से एडजस्ट होगा। जब ग्रेविटेशनल वेव्स पास आउट होंगी, वेव आई पास आउट हुई, यहां पर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें मामूली सा चेंज आएगा। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि वो जो 2 पॉइंट्स हैं जब ग्रेविटेशनल वेव पास करेगी तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें मामूली सी चेंज आएगी, तो उस चेंज को हमने डिटेक्ट करना है। तो जब वेव यहां से पास करेगी यहां पर भी तो मामूली से चेंज आएगा डिस्टेंस में, तो यही जो मामूली से चेंज है ना इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। दिस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेस अ फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 बीम्स, यानी इस डिस्टर्बेंस की वजह से बीम्स में फेज डिफरेंस होता है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर एक बीम इधर से आ रही थी और एक बीम इधर से आ रही थी। अब नॉर्मली जब कोई ग्रेविटेशनल वेव इनमें से पास नहीं हो रही तो उस केस में क्या होता है, यहां पर ये दोनों बीम्स आउट ऑफ फेज होती है। 7th चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि आउट ऑफ फेज बीम्स में क्या होता है कि वहां पर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होती है। जब डिस्ट्रक्टिव होगी तो यहां पर कोई सिग्नल नहीं आएगा। लेकिन अब मान लो कि ग्रेविटेशनल वेव आई, पास आउट हो गई, यहां पर ग्रेविटेशनल वेव जैसे ही पास होगी तो यहां पर डिस्टेंस चेंज होगा। अगर इधर स्क्वीज हुआ है तो इधर स्ट्रेच होगा, अगर इधर स्ट्रेच हुआ है तो इधर स्क्वीज होगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस में मामूली सी चेंजिंग आएगी। जब डिस्टेंस में मामूली सी चेंजिंग आएगी ना तो यहां पर इन दोनों का फेज चेंज होगा। पहले आउट ऑफ फेज थी, जब फेज चेंज होगा तो इसका मतलब है कि यहां पर रिजल्ट में हमें कुछ वेव मिल जाएगी। रिजल्ट में हमें जो वेव मिलेगी वो ये फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हमें मालूम हो जाएगा कि यहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स पास हुई हैं। तो इसी बात को हमने लिखा था कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, ये जो डिस्टर्बेंस है ये क्या करती है, फेज डिफरेंस लेकर आती है। जब इन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस आ जाएगा, देखो यहाँ पर लेजर लाइट आ रही है, जब इन दोनों में फेज डिफरेंस आएगा तो उस केस में यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उससे हमें मालूम हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स पास हुई है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन द बीम्स रिकम्बाइन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड, यानी यहां पर जब ये बीम्स रिकम्बाइन होंगी, क्योंकि अब इनका फेज शिफ्ट हुए हुआ है, फेज डिफरेंस है इनमें, तो यहां पर ये दोनों रिकम्बाइन होंगी। जब रिकम्बाइन होंगी तो हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते रहे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में। जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें यहां पर मिलेगा वो फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, द टाइनी फेज शिफ्ट कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल वेव्स चेंजेस दी इंटरफेरेंस पैटर्न। जैसे मैंने आपको बताया कि जब फेज डिफरेंस चेंज होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होगा। जब इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होगा तो वहां से डिटेक्टर सेंस कर लेगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स वाकई पास हुई हैं। वैसे तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं चेंज होगा, नॉर्मली जो है वो रहेगा, लेकिन जब ग्रेविटेशनल वेव्स पास होंगी वहां पर चेंजेस आएंगी। चेंजेस इस बात को शो करेंगी कि यहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स प्रेजेंट है।
यहां तक आपको समझ आ चुकी है वर्किंग ऑफ LIGO इंटरफेरोमीटर, और हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ LIGO इंटरफेरोमीटर, उसके बाद डायग्राम हमने समझी, उसमें हमने ये देखा कि रेस को किस तरीके से ड्रा करना है, बिल्कुल इसी तरीके से ड्रा करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ LIGO इंटरफेरोमीटर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने LIGO इंटरफेरोमीटर की वर्किंग को डिस्कस किया। नेक्स्ट है फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, कि हम इन ग्रेविटेशनल वेव्स की जो बात कर रहे हैं कि इनको इस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, फर्स्ट टाइम ये किस तरीके से डिटेक्ट हुई थी, तो यहां पर हेडिंग लगाइए फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। On 14 September 2015, gravitational waves were detected for the first time by LIGO। देखो अभी जो हमने LIGO डिटेक्टर पढ़ा है, इस LIGO डिटेक्टर ने फर्स्ट टाइम 14 सितंबर 2015 को इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। ये सेंटेंस तो आपको याद रहेगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स फर्स्ट टाइम कब डिटेक्ट हुई, 14 सितंबर 2015 को, यानी कि 14 सितंबर 2015 को ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई। दीज ग्रेविटेशनल वेव्स वर प्रिडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन अबाउट 100 इयर्स अगो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनके जरिए डिटेक्ट किए जा सके, तो जब ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हुए 14 सितंबर 2015 को इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर लिया गया। द डिटेक्टेड ग्रेविटेशनल वेव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कोलिजन बिटवीन टू ब्लैक होल्स, कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स 14 सितंबर 2015 को डिटेक्ट हुई थी, ये बेसिकली ओरिजिनेट कहां से हुई थी, टू ब्लैक होल्स कोलाइड हुए थे जिनकी वजह से ये वेव्स ओरिजिनेट हुई थी। यानी कि स्पेस टाइम में टू ब्लैक होल्स की कोलिजन की वजह से रिपल्स जनरेट हुए थे, और वो रिपल्स अर्थ तक पहुंचे थे। जब अर्थ तक पहुंचे तो आगे LIGO इंटरफेरोमीटर था जिसने उन ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट कर लिया था। तो इस तरीके से ये ग्रेविटेशन वेव्स डिटेक्ट हुई, बट कितना अरसा लगा, इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन ईयर्स फॉर दीज वेव्स टू रीच द LIGO डिटेक्टर इन USA। यानी USA में जो LIGO डिटेक्टर प्रेजेंट था उस तक पहुंचने में इनको कितना टाइम लगा, 1.3 बिलियन ईयर्स लगे थे। यानी स्पेस टाइम में उन ब्लैक होल्स की कोलिजन से लेकर LIGO डिटेक्टर तक पहुंचने में उन्हें कितना टाइम लगा, 1.3 बिलियन ईयर्स। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको याद रखना है। सिंपली आपने याद रखना है कि 14 सितंबर 2015 को ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट किया गया था, और किधर डिटेक्ट हुई थी, LIGO में। LIGO क्या था, ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी, और ये किधर प्रेजेंट है, USA में प्रेजेंट है। और ये ग्रेविटेशन वेव्स किसने प्रिडिक्ट की थी, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 इयर्स अगो प्रिडिक्ट की थी। और इसके साथ साथ ये ओरिजिनेट कहां से हुई थी, ब्लैक होल्स की कोलिजन की वजह से, और इनको कितना टाइम लगा अर्थ तक पहुंचने के लिए, 1.3 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज फॉर ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च। देखो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं था, ये अच्छा खासा मुश्किल काम था, इस पर बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये हार्ड वर्क किया, और उनके इस आउटस्टैंडिंग वर्क की वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर लिया गया। तो उनके इस आउटस्टैंडिंग वर्क की वजह से ही उन्हें 2017 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, और वो 3 साइंटिस्ट थे जिनमें से फर्स्ट है रेनर वीस, सेकंड है बैरी सी बारिश, और थर्ड है किप एस थॉर्न। इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने पर। नेक्स्ट है पाकिस्तानी कंट्रीब्यूशन। पाकिस्तान की एक मैडम है, मैडम नरगिस मवालवाला, जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट है। इन्होंने भी ग्रेविटेशनल वेव्स पर वर्क किया है, जो कि प्रोफेसर है MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो इसके बारे में पेपर में एमसीक्यू आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ सकता है, तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। इट इज नोटवर्दी दैट वन ऑफ द टीम मेंबर्स, इन्होंने क्या किया था, ग्रेविटेशनल वेव्स पर वर्क किया था, और ये बेसिकली एस्ट्रोफिजिस्ट थी, मैडम नरगिस मवालवाला, हु इज प्रोफेसर एट MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है विर्गो डिटेक्शन। विर्गो डिटेक्शन भी बेसिकली LIGO डिटेक्शन की तरह ही है। जिस तरह LIGO इंटरफेरोमीटर है जिसके जरिए ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया, इसी तरीके से विर्गो भी एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यानी इसके जरिए भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया। तो यहां पर ये बात लिखिए, सिमिलर टू LIGO, विर्गो इज अनदर ऑब्जर्वेटरी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। अब इसकी लोकेशन कहां है, विर्गो ऑपरेट्स अंडर द यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी EGO, यानी EGO के अंडर ये ऑपरेट करता है, और ये कहां पर लोकेटेड है, कैशिना नियर पीसा इटली। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैशिना इटली में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ विर्गो इंटरफेरोमीटर, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, विर्गो इज आल्सो एन इंटरफेरोमीटर विद 2 आर्म्स ईच 3 किलोमीटर लॉन्ग, वेयर एज LIGO हैज आर्म्स ऑफ 4 किलोमीटर लॉन्ग। देखो
जो विर्गो है इसमें बेसिकली 2 परपेंडिकुलर आर्म्स हैं, जिस तरह लीगो में थी। लीगो में क्या थी, आर्म लेंथ 4 किलोमीटर थी, लेकिन यहां पर जो एक आर्म की लेंथ है डेट इज 3 किलोमीटर। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि विर्गो की जो एक आर्म है उसकी लेंथ कितनी है, 3 किलोमीटर, जबकि लीगो की कितनी है, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ द नेम विर्गो, यानी जो विर्गो ऑब्जर्वेटरी है जिसके जरिए ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है, इसका नाम विर्गो क्यों रखा गया, उसके बारे में भी एक लाइन लिखी गई है। द विर्गो ऑब्जर्वेटरी इज नेम्ड आफ्टर द विर्गो कॉन्स्टेलेशन। विर्गो कॉन्स्टेलेशन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। विर्गो कॉन्स्टेलेशन बेसिकली एक पैटर्न ऑफ स्टार्स है, स्पेसिफिक पैटर्न, जो कि नाइट के टाइम पर विजिबल होता है। कौन कौन से मंथ्स में, मार्च, अप्रैल और मई में। इसी वजह से इसका नाम भी विर्गो रखा गया है। विर्गो क्लस्टर, द विर्गो क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ नियरली 1500 गैलेक्सीज, यानी ये बेसिकली 1500 गैलेक्सीज पर मुश्तमिल है, इसी वजह से हमने इसको क्लस्टर का नाम दिया है। एंड इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी इतने ज्यादा डिस्टेंस पर लोकेटेड है, 50 मिलियन लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर कितना होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो डिस्टेंस जो लाइट 1 ईयर में ट्रेवल करती है, और ये अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. The approximate value of 1 light year is 9.5 billion kilometers. फर्स्ट चैप्टर में हमने ये कन्वर्ट भी किया था कि मीटर्स में किसके इक्वल आता है, यहां पर किलोमीटर्स में लिखा गया है 9.5 बिलियन किलोमीटर्स, ये अच्छा खासा डिस्टेंस है। और यहां पर ये क्लस्टर कितना दूर है, 50 मिलियन लाइट ईयर्स, और 1 लाइट ईयर किसके इक्वल है, 9.5 बिलियन किलोमीटर्स, यानी अच्छी खासी दूरी पर है ये। नेक्स्ट है विर्गोज रोल इन डिटेक्शन। जिस तरीके से लीगो ने ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट किया था, इसी तरीके से विर्गो ने भी डिटेक्ट किया था। विर्गो हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स विद इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल डिटेक्शन इन 2017, यानी इसने 2017 में फर्स्ट सक्सेसफुल डिटेक्शन की थी। तो यहां पर आपको विर्गो डिटेक्शन के बारे में समझ आ चुका है। यहां पर आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि विर्गो क्लस्टर में कितनी गैलेक्सीज आती हैं, 1500। इसके साथ साथ विर्गो कॉन्स्टेलेशन कब कब अपीयर होती है स्काई में, मार्च, अप्रैल और मई में। और इसी के साथ साथ कि जो विर्गो ऑब्जर्वेटरी है कहां पर प्रेजेंट है, कैशिना नियर पीसा, इटली। तो यहां तक आपको समझ आ चुकी है विर्गो डिटेक्शन। इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन मेजर लॉन्ग क्वेश्चन वही है, LIGO इंटरफेरोमीटर। LIGO इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, उसके कंपोनेंट्स, और इसके साथ साथ उसकी वर्किंग और फर्स्ट सक्सेसफुल डिटेक्शन ऑफ LIGO इंटरफेरोमीटर। ये एक प्रॉपरली लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।